प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 लगभग समाप्ति की ओर है और यहाँ पर हम लोग अब एनसीईआरटी अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इसके पहले हमने अध्याय से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर किए हैं और जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनके आधार पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमने देखा है और सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो भी हमने देखा है। तो हम लोगों ने एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, एक समान गति, परिवर्ती गति, आपेक्षित वेग, दूरी तथा विस्थापन में अंतर और गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति भी सीखी है। साथ ही साथ हमने त्वरण, वेग, चाल की परिभाषा और उनके मात्रक देखे हैं और स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और टी/वे सेकंड में चली गई दूरी के बारे में भी पढ़ा है कि कैसे इनको हल करना है और कैसे इनका व्यंजक व्युत्पन्न करना है। आज हम एनसीईआरटी अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही हैं जो अभ्यास में दिए गए हैं वहाँ से। तो ये पूरा सिलेबस ही एनसीईआरटी है, लेकिन उसमें से अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसलिए हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम उनको कर लेंगे। तो और ये आगे की आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इनको करना ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है, इनके क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं कि कब वस्तु को बिंदु रूप में लेना है और कब वस्तु को बिंदु रूप में नहीं लेना है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि यहाँ पर एक स्थान है और यहाँ पर एक स्थान है और दोनों के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। ज़रा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि अगर आप समझोगे तो ज़रूर है कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इन दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 2000 किलोमीटर। अब आपसे कहा कि आपकी यहाँ पर यदि कार रखी है तो 2000 किलोमीटर तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है। यहाँ पर आपकी कार रखी है तो क्या आप कार की लंबाई भी इसमें जोड़ोगे? तो आप कहोगे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि दूरी अधिक है, उसमें कार तो बिंदु रूप में होगी। कार की तो कोई वहां पे तो कोई कार की मान्यता ही नहीं होगी। कहने का मतलब कार तो वहां पे मानी ही नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि ये आपका घर है और ये पड़ोस का घर है, बीच में रखी है कार, तो इन दोनों के बीच की दूरी में क्या कार की दूरी नापी जाएगी? अगर आपको बताना है तो आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है, महज 2 मीटर भी यदि दूरी होगी तो आप कहोगे कि 2 मीटर दूरी कम है। और कम जब भी दूरी होती है तो कोई भी जो वस्तु है जिसके सापेक्ष हम अध्ययन करते हैं या नापते हैं तो वो चीज़ फिर बिंदु रूप में नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि अगर उस चीज़ को बिंदु रूप में मानोगे तो उसकी लंबाई तो यहाँ पे मायने रखती है, इसकी यहाँ पे वैल्यू है। लेकिन 2000 किलोमीटर की बात यदि की जाए तो 2000 किलोमीटर में इस कार की छोटी सी लंबाई की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जब दूरी बड़ी हो, ध्यान रखना है, जब दूरी बड़ी हो तो छोटी दूरियां नगण्य मान लेते हैं, यानी कि उन्हें पॉइंट मान लेते हैं। लेकिन जब दूरियां छोटी हों, जब दूरियां कैसी हों? छोटी हों, तो फिर वस्तु को हम बिंदु रूप में नहीं ले सकते। ये आपको ध्यान रखना है, वस्तु को बिंदु रूप में नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते? जब दूरी छोटी हो। लेकिन यदि दूरी बड़ी हो, लेकिन यदि दूरी बड़ी हो तो वस्तु को हम पॉइंट मान सकते हैं। यही है इसका। तो पहला क्वेश्चन यदि हम लें तो उन्होंने कहा है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी। उन्होंने कहा है दो स्टेशन है, उनके बीच बिना किसी झटके से, ये तो उन्होंने घुमाने के लिए दिया है कि बिना किसी झटके से, इसका यहाँ पे कोई वो नहीं है, केवल पढ़ना बस है। कोई रेलगाड़ी, दो स्टेशन। अब आप हमें बताइए, दो स्टेशन होती हैं तो क्या पास पास होती हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, पास पास तो नहीं होती हैं, वो तो दूर दूर होती हैं। दूर दूर होती हैं तो इसका मतलब है कि दूरी कैसी है? दूरी अधिक है। दूरी कैसी है? दूरी अधिक है। तो रेलगाड़ी को कैसा मानना चाहिए? पॉइंट। क्योंकि अगर हम कम से कम दूरी भी लें तो 200 किलोमीटर तो कम से कम होनी चाहिए, या 100 किलोमीटर ले लीजिए, चलिए ठीक है 100 किलोमीटर हमने ली। तो 100 किलोमीटर दूरी जब है दो स्टेशनों की, रेलगाड़ी की तो 1 किलोमीटर से भी कम होती है, तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी क्या है? पॉइंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम इसको एक चित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये देखिए, अब जैसा भी चित्र है, लेकिन मैंने बनाने का पूरा प्रयास किया है। ये दो स्टेशन है, ये आपको लाल कलर से दिख रही होगी, ये स्टेशन है और एक ये स्टेशन है। अब आपको दो स्टेशन दिख रही हैं, इनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और रेलगाड़ी ये रही। तो फिर आप कहोगे दूरी यदि ज़्यादा है, दूरी यदि ज़्यादा है तो इसके कंपैरिजन में ये रेलगाड़ी तो बहुत छोटी है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि दूरी कैसी है, ज़्यादा है। तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका आंसर कैसे लिखें। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने लिख के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ भी लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी क्या बिंदु रूप में मानी जा सकती है। ये पूछा है कि दो स्टेशनों के बीच में जो रेलगाड़ी है क्या उसे हम बिंदु रूप में मान सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मान सकते हैं, सॉरी। इस स्थिति में रेलगाड़ी को बिंदु रूप में माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, क्योंकि दूरी अधिक है। क्योंकि स्टेशनों के बीच की दूरी की तुलना में रेलगाड़ी की लंबाई बहुत छोटी है, और छोटी है, दूरी ज़्यादा है, तो रेलगाड़ी को बिंदु रूप में माना जा सकता है। हमेशा याद रखिए, अगर दूरी ज़्यादा हो, अगर दूरी ज़्यादा हो तो वस्तु बिंदु रूप में होगी। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। देखिए कितनी गहरी बात इन्होंने कही है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं, घुमावदार होते हैं, थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी वृत्तीय पथ पर, आइए देख लेते हैं। ये एक मान के चलिए वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर ये साइकिल है। अब ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो मैं करता ना हूँ, मतलब इसी तरीके से बनाता हूँ, काम चलना चाहिए चित्र से बस। तो ये देखिए, ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्तीय पथ पर ये क्या है, एक साइकिल है। साइकिल में एक व्यक्ति बैठा है और व्यक्ति के ऊपर एक क्या है, बंदर है। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, एक बंदर है। चलिए ठीक है, वापस से करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी और आगे क्या लिखा है, व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। तो उन्होंने कहा क्या बंदर को बिंदु रूप में माना जा सकता है। वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहा कोई व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर भी उन्होंने क्या बिठा दिया है, यहाँ पे बंदर, और पूछा है कि क्या इस बंदर को बिंदु मान सकते हैं। अब आप बताइए, क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं क्या। इसका आंसर है बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए ये इतना बड़ा पथ है और इस पथ में इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। बंदर की लंबाई, क्योंकि ये कंधे पर बैठा है तो छोटा बंदर होगा, छोटा बंदर है तो ये इसकी लंबाई कैसी होगी, इसकी लंबाई तो बहुत कम होगी, जबकि इसकी तुलना में ये दूरी तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर भी मिला जुला पहले जैसा ही होगा। इसका आंसर होगा, इस स्थिति में बंदर को बिंदु रूप में माना जा सकता है। देखिए साफ साफ लिखा है कि बिंदु रूप में माना जा सकता है, क्योंकि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बंदर का आकार कैसा है, बहुत छोटा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की। अब सी नंबर पे उन्होंने पूछा है कि जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकी गेंद। फिरकी गेंद से मतलब ये समझने लगते हैं जो ज़्यादा बाउंस करती है, जैसे आपने चाइना की गेंद देखी होगी, या फिर इसी तरीके की कुछ होती हैं, या सिंपल बॉल, क्रिकेट बॉल भी आप कल्पना में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको ज़रा दिमाग लगाना है और बताइए कि क्या होगा। क्या आप इस गेंद को बिंदु रूप में मान सकते हो। जमीन से टकरा कर, ये नहीं कि जमीन में फेंकी, जमीन में फेंकी कहीं से भी हो, ये नहीं आपको सोचना है, लेकिन जब टकरा गई जमीन से उसके बाद वो बाउंस होगी, तब आपको बताना है कि वो जो दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है क्रिकेट की कोई गेंद। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकी गेंद। देखिए यहाँ पे कहीं से भी फेंकी गई हो वो दूरी काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना है, कहीं से भी फेंकी गई हो वो दूरी काउंट नहीं करना है, लेकिन जैसे ही जमीन से टकराती है और फिर ऊपर जाती है, तो जब कोई गेंद जमीन से टकरा जाती है तो ज़्यादा बाउंस नहीं हो पाती। देखना, समझना बात को,
जब कोई गेंद जमीन से टकराती है तो क्या ज़्यादा बाउंस हो पाती है? बिल्कुल नहीं हो पाती। तो थोड़ी सी भी बाउंस होगी तो फिर हम ये जो बॉल है इसको कैसे अलग कर दें, इसको कैसे पॉइंट मान लें, क्योंकि कम दूरी है तो इसकी भी कुछ लंबाई होगी। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बॉल यहाँ से यहाँ टकराई और ये बाउंस हुई। तो ये दूरी जो आपको दिख रही है बाउंस के बाद, ये जो दूरी है ये बहुत कम है। और जब ये बहुत कम है तो हम इस गेंद को, जैसे दूरी कम हो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि दूरी कम हो तो इसे बिंदु रूप में कभी नहीं मानना, क्योंकि दूरी कैसी है? कम है। तो यही क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो जरा सावधान, क्योंकि दूरी कैसी है? कम है, तो इसको हम पॉइंट के रूप में नहीं मान सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये दूरी ज़्यादा होती तो हम गेंद को कैसा? नगण्य मान देते, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसे बिंदु रूप या पॉइंट के रूप में मान सकते हैं। तो ये है जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की फिरकी गेंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में अपने लिख सकें। तो ये रहा इसका आंसर। ये देखिए, ऐसी स्थिति में गेंद को बिंदु रूप में नहीं माना जा सकता। देखिए साफ साफ लिखा है, ऐसी स्थिति में गेंद को बिंदु रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्रिकेट गेंद के जमीन से टकराने के बाद तय पथ की लंबाई की तुलना में गेंद का आकार नगण्य नहीं है। यानी कि जब गेंद, क्रिकेट गेंद जमीन से टकराने के बाद यानी कि इस केस में टकराने के बाद, ये देखिए टकराने के बाद इस केस में जो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जमीन से टकराने के बाद पथ की लंबाई की तुलना में, ये देखिए पथ की ये है लंबाई, ये है पथ की लंबाई, तो पथ की लंबाई की तुलना में गेंद का आकार कैसा है? नगण्य नहीं है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम दूरी है, इसलिए ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डी नंबर का। किसी यंत्र के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। अब जरा आप सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फिजिक्स में सोचेंगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स सोचने, विचारने और कल्पना करने वाला विज्ञान है। तो अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि किसी यंत्र के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। देखिए, कोई यंत्र है, मान लीजिए कोई भी यंत्र है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये आ गया चित्र, मान के चलिए यंत्र है और यहां से ये बीकर किसी ने धक्का दे दिया तो नीचे आ गया, आ रहा है नीचे, अभी आया नहीं है, हवा में है, फोटो खींच ली थी वहां की। ठीक है, तो अब ये नीचे आ रहा है, तो ये कितनी दूरी तय कर पाएगा? किसी यंत्र के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। अब पूछा क्या है, पहले ये देख लीजिए, पूछा क्या है, क्या ये बीकर जो है क्या ये बिंदु रूप में है? वैसे तो आप बता पाओगे कि दूरी कम है इसलिए बीकर को हम पॉइंट नहीं ले सकते, और यही इसका आंसर भी है। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन मैं कर ही देता हूँ। ये जो यंत्र है, कोई भी यंत्र होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा यंत्र है, लेकिन यहाँ से फिसल के ये नीचे गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये बहुत कम है। तो ये बीकर का जो आकार है ये यहाँ पे पॉइंट नहीं माना जाएगा। अगर ये बीकर किसी बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट से गिरता तो अलग बात है, लेकिन ये तो किसी यंत्र से गिर रहा है। तो यंत्र से जब गिर रहा है तो इसे हम पॉइंट में कैसे ले सकते हैं? और जब हम इसे पॉइंट में नहीं ले सकते तो इसकी कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू है, क्योंकि दूरी कैसी है? कम है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, ये देखिए, ये आंसर होगा, बीकर का आकार तय किए गए पथ की तुलना में नगण्य नहीं है। बीकर का जो आकार है, ये जो तय किया गया पथ है, ये पथ होगा इसका, तो इसकी तुलना में नगण्य नहीं है। तो हम लिखेंगे, अतः इसे बिंदु रूप में नहीं माना जा सकता।
तो ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, जो कि ABCD में दिया गया था और बहुत ही सिंपल था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाना है, और परीक्षा की दृष्टि से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एक्स्ट्रा कुछ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी भी ज़रूरी है। आप यदि नॉलेज नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए हर प्रकार से आपको पढ़ना है। परीक्षा के लिए भी नोट्स भी हैं, समझने के लिए आपको यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ। और जो भी आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे ही। तो तब तक के लिए थैंक यू।